हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको कक्षा 12 की हिंदी विषय की पुस्तक जो आरोह भाग 2 है उसका काव्यखंड पढ़ा रहे हैं। और इस काव्यखंड की हमने 2 चैप्टर्स पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं और उनके जो प्रश्न उत्तर है उनकी वीडियो भी हमने बनाई है। तो आप उन चैप्टर्स को और उनके प्रश्न उत्तर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से हमारी वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे जो कि कुंवर नारायण जी ने लिखा है। कुंवर नारायण जी ने इसमें अपनी 2 कविताएं लिखी है। पहली कविता है कविता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थी पर। तो हम अपनी इस वीडियो में कविता के बहाने जो कविता है उसका भावार्थ स्पष्ट कराएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। इसमें कवि कह रहे हैं कि जो कविता है वो कल्पनाओं की उड़ान है, क्योंकि जिस प्रकार से चिड़िया उड़ान भरती है ठीक उसी प्रकार से कविता भी उड़ान भरती है। यानी कि कविता जो है वो उड़ान भरती है चिड़िया की तरह। फिर वो कहते हैं कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब वो कह रहे हैं कि कविता की उड़ान जो है वो सीमित नहीं है, असीमित है, लेकिन जो चिड़िया की उड़ान है वो सीमित है, क्योंकि चिड़िया ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ सकती है, उसकी जो उड़ान होती है वो सीमित होती है, लेकिन कविता की उड़ान सीमित नहीं होती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, जो चिड़िया होती है वो इस घर से उस घर जाती है और इस छत से उस छत पे बैठती है और बाहर जाती है भीतर जाती है, लेकिन जो कविता होती है वो पूरे विश्व में फैल जाती है और उसकी कोई भी सीमा नहीं होती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। और कविता के पंख लगाने का अर्थ है यहाँ पे कि कविता की जो कल्पना करने की शक्ति है वो इतनी प्रबल होती है कि वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है और वो संपूर्ण विश्व में इस प्रकार से फैल जाती है कि वो अनंत काल तक जीवित रहती है। लेकिन जो चिड़िया होती है वो उसकी जो सीमा होती है उड़ान की वो बहुत ही सीमित होती है। तो इसमें कहा है उन्होंने कि जो कविता है वो चिड़िया की तरह ही उड़ान भरती है, लेकिन चिड़िया से ज़्यादा ऊंचाइयों तक वो उड़ सकती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा इस वाले पैरा में क्या बताया उन्होंने। कविता की जो तुलना की गई है वो इसमें चिड़िया से की गई है कि चिड़िया जैसे उड़ान भरती है वैसे ही कविता भी उड़ान भरती है और चिड़िया की जो उड़ने की सीमा होती है वो बहुत ही सीमित होती है, लेकिन कविता की कोई सीमा ही नहीं होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरे पैरा में क्या बोलते हैं। कविता एक खिलौना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। और कविता को अब उन्होंने क्या कहा है कि कविता एक फूल की तरह ही खिलती है, और क्योंकि जैसे एक फूल खिलता है और वो अपनी महक से सुगंध से सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन फूल क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 2-3 दिन या 4 से 5 दिन या जितनी भी किसी फूल के खिलने की अवधि होती है उस समय तक वो खिलता है और अपनी सुगंध को बनाए रखता है। लेकिन जो कविता है वो भी फूल की तरह ही खिलती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो कविता है वो सारे में फैल जाती है, यानी कि फूल की भांति ही खिलती है और अपनी महक से सबको आनंदित करती है, लेकिन फूल जो होता है उसकी भी खिलने की एक सीमा होती है और वो कुछ दिनों तक ही खिला रह सकता है और फिर बाद में मुरझा जाता है। बाहर भीतर इस घर उस घर, और अपनी जो फूल होता है उसकी जो महक होती है वो इस घर से दूसरे घर और बाहर भीतर होती है, मतलब एक निश्चित क्षेत्र होता है उसकी महक का, लेकिन जो कविता होती है उसका कोई भी निश्चित क्षेत्र नहीं होता है, उसकी एक निश्चित सीमा नहीं होती है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। और जो कविता होती है वो कभी भी नहीं मुरझाती, अर्थात वो कभी भी नष्ट नहीं होती। अगर एक बार कविता लिखी गई तो वो बहुत समय तक
जीवित रहती है, लेकिन जो फूल होता है वो मुरझाकर नष्ट हो जाता है और उसकी जो सुगंध होती है वो बहुत ही कम समय के लिए होती है। अब आगे देखते हैं कवि क्या कहते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अब कवि क्या कह रहे हैं, अब कवि कह रहे हैं कि कविता बच्चों की तरह एक खेल है, क्योंकि जिस प्रकार से बच्चे खेलते हैं उसी प्रकार से कविता भी खेलती है। अब कवि इसमें कह रहे हैं कि जो कविता है वो बच्चों के खेल के समान ही होती है, क्योंकि जो कविता होती है वो भौतिक और भावात्मक रूप से सब प्रकार से बच्चों के खेल जैसी ही है। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अर्थात कवि कहते हैं कि उन जैसे बच्चे के खेल में उनके घर अथवा इस घर की जो सीमा होती है वो नहीं होती है, क्योंकि बच्चे इस घर से दूसरे घर और दूसरे घर से तीसरे घर, मतलब वो उनके खेलने की कोई भी सीमा नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से कविता की भी कोई सीमा नहीं होती है। उसमें यह घर वह घर करके संसार के सब घर सम्मिलित होते हैं, यानी कि उनके लिए सब घर एक समान ही होते हैं। और उनके खेल में जाति पांति अथवा क्षेत्रीयता का कोई भी भेदभाव या सीमा नहीं होती है। बच्चों के खेल में संसार के सभी जो जड़ चेतन और भूत भविष्य एवं वर्तमान तीनों का समावेश एक समान ही होता है। कविता भी ठीक इसी प्रकार से बच्चों के खेल के समान किसी भी प्रकार के भेदभाव एवं क्षेत्र एवं समय की सीमाओं से परे होती है। कविता वस्तुतः शब्दों का एक खेल है, जिसमें संसार के सभी जड़ चेतन और भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल कविता के उपकरण रूप में सम्मिलित होते हैं। अर्थात इसमें यही बताया गया है कि कविता जो है वो बच्चों के खेल के समान है, कि जिस प्रकार से बच्चे अपने खेल के लिए किसी से भी भेदभाव नहीं करते, वो सबके लिए अपने प्यार प्रेम को बनाए रखते हैं, उनके मन में किसी के लिए कोई भी राग द्वेष नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से कविता भी सबको एक समान मानती है और सबके पास एक समान रूप से जाती है और सबको अपने जो कविता होती है उनके माध्यम से सबको आनंदित करती है। तो इसमें बस यही बताया गया है कि जो कविता है ये कविता के बहाने से कविता के बारे में बताया गया है कि कवि कहते हैं कि कविता एक चिड़िया की भांति उड़ सकती है, उसको अगर पंख लगा दिए जाए तो वो बहुत दूर तक फैल सकती है। लेकिन जिस प्रकार से चिड़िया की कोई सीमा होती है, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं होती है। और फिर दूसरा उदाहरण इन्होंने इसमें बताया है कि जो कविता होती है वो फूलों की भांति खिलती है और महकती है, लेकिन वो अनंत काल तक जीवित रहती है। और फूल क्या है, फूल एक निश्चित सीमा तक ही अपना सुगंध लोगों तक पहुंचाता है और एक निश्चित सीमा के बाद वो मुरझाकर नष्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कविता को बच्चे के समान बताया गया है। जिस प्रकार से बच्चे अपने खेल में किसी से भी भेदभाव नहीं करते, उसी प्रकार से कविता भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। और कविता की जो उड़ान है वो हमेशा अमर रहती है और अनंत काल तक इसी प्रकार बनी रहेगी और ना ही कभी नष्ट होगी। तो ये कविता यहाँ पे इस प्रकार से समाप्त होती है। आशा है ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी और ये बहुत ही अच्छी कविता है। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और जब एग्ज़ाम में ये इससे कुछ भी प्रश्न आएंगे तो आप उसको आसानी से अपनी सरल भाषा में लिख सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये समझ में आई होगी और इससे अगली जो कविता है उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी जो नई नई वीडियोज़ हैं और हमारी पुरानी वीडियोज़ हैं उनको फिर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।